atomic masses and composition of nucleus. We will discuss about the atomic masses and composition of nucleus. Okay, so this will be our topic of discussion. We'll start with atomic masses के साथ हम शुरू करते हैं. हम सबसे पहले लिखते हैं कि हम मास के बारे में क्या जानते हैं. So as the questions to mass is concerned, mass of any macro object, we measure it in kilograms or grams. We measure it in kilograms and grams. But as the questions to, for example, हम ऐसा यदि माइक्रो स्केल के ऊपर हम चलें तो हमारे पास एक एलिमेंट का हम एग्जांपल लेते हैं, कार्बन 12. सो कार्बन 12 का जो मास होता है, द मास ऑफ कार्बन 12 इज 1.99 क्रॉस 10⁻⁻26 किलोग्राम. और ये जो मास है वो 1 किलोग्राम जो ऐसा यूनिट है उसके कंपैरिजन में ये बहुत कम होता है. सो प्रॉब्लम ये है कि यदि हम किलोग्राम का यूनिट का इस्तेमाल अटोमिक स्केल के ऊपर करते हैं, एटम के लिए करते हैं, एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए करते हैं, तो ये यूनिट जो है वो नॉन कन्वीनियंट है. इट विल नॉट it will make the system of measurement will bit cumbersome. अब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट का इस्तेमाल हम करते हैं. सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो है उसमें चेंज लाएंगे हम कि मैक्रो से माइक्रो स्केल में जब हम जाएंगे तो एक नए यूनिट का इस्तेमाल हम करेंगे. उसका नाम होगा एटॉमिक मास यूनिट. सो दिस इज द एटॉमिक मास यूनिट. सो यदि हम नाम को ध्यान से देखें तो एक ऐसा यूनिट जिससे हम एटम के मास को मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट. Atomic mass unit which is useful to measure the mass of the atom or the mass of the objects at the micro scales. ठीक है. सो इसका हमें यदि डिफाइन करना चाहें तो हम ये देखिए कि ये जो मास ऑफ कार्बन एटम मैंने यहाँ लिखा है इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो इसका जो डेफिनेशन है कुछ इस तरीके से हो जाएगा. इट इज़ डिफाइंड एज, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं. It is defined as 1 by 12. It is defined as 1 by 12th of mass of carbon atom. So atomic mass unit is defined as it is the 1/12th of mass of carbon atom. So आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और यहाँ से हम लिखेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट. तो हम ऐसा करें, दिस इज 1.99 क्रॉस 10⁻⁻26 किलोग्राम. ये है मास ऑफ कार्बन एटम और इसको हम 12 से डिवाइड कर देते हैं. सो यू विल हैव another numerical value 1.66059 cross 10⁻⁻27 kilogram. Okay, so this is equal to the 1 atomic mass unit. So जो atomic masses of the various elements हैं they are expressed now in the terms of atomic mass unit. अब ये जो सारे atomic masses of अलग अलग atoms of different elements, ये लगभग जो है हम लगभग कहेंगे ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होते हैं मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम. हम यहाँ लिख दें अगली बात जो इम्पोर्टेंट है, all the masses of mass of an atom of any element lies close to the integral multiple of mass of hydrogen atom.
मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। पर यहाँ कुछ एक्सेप्शंस रहती हैं। ये सभी एलिमेंट्स के एटम के लिए ये जो फार्मूला है वो फिट नहीं बैठता, तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। और वो एक्सेप्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम उस एक्सेप्शन की सबसे पहले बात कर लेते हैं, और उस बात करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमें वो एक्सेप्शन कितना कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसमें क्लोरीन एक ऐसा एग्जांपल है। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज, देखिए वैसे तो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, पर ये एक्सेप्शन की हम बात करते हैं कि मास ऑफ मास ऑफ क्लोरीन एटम। अब ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। ये देखिए, दिस इज 35.46 यूनिट है। यदि इंटीग्रल मल्टीपल होता तो 35 यूनिट होता। जैसे आप देखें कि मैं एक एक उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे 6 कार्बन for 12 है। द मास ऑफ 6 कार्बन for 12 जैसे होते इस तरीके से है। जैसे आप कार्बन 12 की बात करें तो उसका जो मास होगा वो 12 यूनिट होगा, राइट। एंड आप सोडियम की बात करें तो उसका होगा 23 यूनिट हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो उसका हो जाएगा 16 यूनिट। So atomic mass unit. So but in case of chlorine, what you are observing, this is 35.46 unit. So ये जो है इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, ओके। बट यदि हम देखिए, इससे हमें एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसको समझने के लिए आपको मेरे साथ अगले पेज पर चलना है, राइट। सो हम बात करें कि यदि एक्यूरेट मेजरमेंट हम एटॉमिक मासेस की करें तो हम एक स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और वो ये जो मेजरमेंट ये बताती है हमें कि जो एक एलिमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, उसके आगे एक कुछ स्पीशीज होती है। जैसे एक एलिमेंट की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ये देखिए, ये एक एलिमेंट है। अब एलिमेंट क्या चीज़ होती है? एलिमेंट में एटम जो है सिमिलर एटम रिपीट होते हैं। ये देखिए, एक ये हो गया एलिमेंट। तो इस एलिमेंट के जो सब एटम है वो सेम है, ओके। बट ये हमेशा नहीं है। ये देखिए, एक और डायग्राम हम बनाते हैं जिसमें अब क्लोरीन का यदि हम एग्जांपल लें तो ये एक एलिमेंट हो गया, ओके। तो इसमें इसके भी जो एटम होंगे वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। जैसे मैं यहाँ बना दूं, कुछ एटम्स ऐसे होंगे पर कुछ एटम ऐसे होंगे। अब होगा यूं कि इन सभी एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी, बट इनका जो मास होगा वो डिफरेंट होगा। इनको ऐसे एलिमेंट, ऐसे एटम के ऐसे एलिमेंट के एटम जिनका हैविंग एटम ऑफ एन एलिमेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट atoms of an element having same atomic number having same atomic number but different mass number। उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड, इनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। इसको हम एग्जांपल से समझाएंगे। अब ये देखिए, आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉप का मतलब होता है पोजीशन। इसका मतलब आइसोटोप क्या हुआ? आइसोटोप एक ऐसे एलिमेंट्स हुए जिनका पेरियोडिक टेबल में एटम ऑफ एलिमेंट हुए जो पेरियोडिक टेबल में एक ही जगह पाए जाते हैं। ये समझना है आपको। आइसोटोप कहाँ होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आप पेरियोडिक टेबल लेते हैं ना, तो पेरियोडिक टेबल में ऐसे हम देखिए, ऐसे हम अरेंज करते हैं ना एलिमेंट्स को, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वगैरह वगैरह। सो इसमें जो आइसोटोप होंगे, जैसे एक उदाहरण देते हैं हम, ये एक हो गया, ये हमारे पास दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया।
समझते चले जाइए, इस तरह की तरीके से होगा। तो अब हम यहाँ लिखें तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, है ना, ये सोडियम, ये पोटाशियम, ये रुबिडियम, ये फ्रांसियम। तो इसमें जो लिथियम के आइसोटोप्स होंगे वो इसी कॉलम में होंगे सारे। जो जो सोडियम के आइसोटोप्स होंगे वो इसी ब्लॉक में होंगे। ये होता है आइसोटोप का मतलब उनकी जो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन होती है वो एक ही जगह होती है, उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। अब हम लेते हैं क्लोरीन का एग्जांपल कि क्लोरीन में कैसे होता है। तो आप इसको इस चीज़ को समझें। ये मैंने एक एलिमेंट लिया फॉर स्पेसिमेन लिया, मैंने क्लोरीन का स्पेसिमेन ले लिया। सो ये क्लोरीन का स्पेसिमेन है। जनरली क्या होता है कि सभी जो एलिमेंट्स, हम कोई एक एलिमेंट का आप सैंपल ले लीजिए, उसमें सभी एटम सेम तरीके के होंगे। पर यदि हम यहाँ क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं तो क्लोरीन का एग्जांपल में जो एटम्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी, पर ये एटम्स इसमें दो तरीके के होंगे। ओके, एक को मैं लिखता हूँ जैसे 17 क्लोरीन, और उनका जो इसका जो मतलब एक आपने सैंपल ले लिया ना, 100 ग्राम का यदि आपने सैंपल ले लिया, तो इसको हम लिखेंगे 17 क्लोरीन और 34.98। जो दूसरा सैंपल होगा, क्योंकि उसकी पोजीशन तो वही होगी पीरियोडिक टेबल में, तो 17 क्लोरीन 36.98। अब देखिए इसका मास जो है वो 34.98 यूनिट है, और इसका मास जो है वो 36.98 यूनिट है। अब उस सैंपल में होगा क्या, इसको समझने की कोशिश करिए। यदि ये 100 ग्राम सैंपल एक एलिमेंट का है, तो उसमें ये इसका जो कंपोजिशन होगा वो होगा 75.4%, और इसका जो कंपोजिशन होगा वो होगा 20, बाकी जो बचा 24.6%। अब हमें समस्या क्या है, अब हम यदि क्लोरीन की बात करेंगे तो हम ना तो ये कह सकते हैं, क्योंकि सैंपल में तो ये सब मिक्सचर के फॉर्म में है ना, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इसका जो मास है, इस क्लोरीन एटम का जो मास है वो 34.98 यूनिट है, और जो अगले वाले का वो 36.98 यूनिट है। जब वो एक ही सैंपल का हिस्सा है तो उनका जो मास होगा उसकी वेटेड एवरेज निकाली जाएगी। अब यदि हम यहाँ से इस इसके आइसोटोप का एटॉमिक मास निकालना चाहते हैं तो एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा, और इसका यदि एवरेज निकालना हो तो हमें देख लें। देखिए ये जो 75.4% है कौन सा है, ये देखिए ये 34.98 प्लस जो बाकी दूसरे वाला पार्ट है 24.6 क्रॉस 36.98, ए इसका एटॉमिक मास है। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि कुल मिला के कितना है, 100 है। हम इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये आपके पास आ गया 34.47 यूनिट। और आप गौर से देखें, और कि जो एटॉमिक मास जो क्लोरीन के केस में इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, और 35.46 यूनिट के आसपास है। और यदि हम स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर करें तो 35.46 है, और यदि हम उसके कंपोजिशन के हिसाब से अलग अलग तोड़ के उसका वेटेड एवरेज निकालें तो 35.47 यूनिट है। सो दिस इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। और ये देखिए ये आइडिया ऐसा है जिसने हमें एक नया कंसेप्ट जानने के लिए एक स्पेस दिया, दैट इज़ कॉल्ड आइसोटोप्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप आइसोटोप का कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। इसको हम चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो हम लाइटेस्ट एलिमेंट की यदि बात करते हैं तो हमारे पास एक लाइटेस्ट एलिमेंट जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के भी आइसोटोप होते हैं। ये देखिए हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के आगे जो आइसोटोप होते हैं वो एक है 1H1, दूसरा है 1H2, और तीसरा है 1H3। और नेचर में जो ये आइसोटोप है जिसमें एक ही प्रोटॉन होता है और इसको हम प्रोटियम भी बोलते हैं, और ये जो सेकंड वाला है इसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, और जो तीसरे वाला है इसको हम ट्रिटियम बोलते हैं। इसमें जो 1H1 है इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है, जो नेचर में ये पाया जाता है बहुत ज़्यादा होता है। मैं यूँ कहूँ कि ये 99.98% हाइड्रोजन जो है वो इस फॉर्म में मिलता है। बाकी जो बचा वो ड्यूटेरियम की फॉर्म में होता है, और जो ट्रिटियम है ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, ये लैब में ही बनाया जाता है।
सो इसमें हम यदि इसके मास यदि आप जानना चाहें तो हम इसके मासेस को लिख देते हैं कि मास ऑफ दिस प्रोटियम इज 1.078 यूनिट होता है, और मास ऑफ ड्यूटेरियम इज 2.0141 यूनिट होता है, और मास ऑफ द ट्रीटियम 3.0160 यूनिट होता है। मतलब यदि आपको हाइड्रोजन मिलेगी तो आपको हाइड्रोजन प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलेगी, उस वो आइसोटोप का कम्बिनेशन होगा। मतलब मोस्टली ये दो आइसोटोप का कम्बिनेशन होगा, क्योंकि जो इंडिपेंडेंटली जो नेचर में ट्रिटियम एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, अब सवाल ये है कि हम मास ऑफ द प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि ये देखिए आपके पास ये रहा एक हाइड्रोजन एटम की यदि बात करते हैं तो ये रहा उसका न्यूक्लियस, और इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होगा। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखें कि ये रहा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, एंड दिस इज इन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट। हम यदि मास ऑफ द प्रोटॉन को यदि हमें निकालना हो तो हम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के बीच में से, इसमें से मास ऑफ हाइड्रोजन जो है से आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को घटा दें तो हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन निकल आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.00783 यूनिट में से आप इलेक्ट्रॉन का मास घटा दें 0.00055 यूनिट, we will have mass of the proton. Okay, so positive charge in the nucleus is that of the proton. तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये होता है प्रोटॉन के चार्ज की वजह से। तो प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? फंडामेंटल चार्ज होता है। प्रोटॉन हैज चार्ज, प्रोटॉन हैज फंडामेंटल चार्ज। Proton has fundamental charge, that is plus E, and it is stable, and it is stable. Proton has fundamental charge and it is very stable. अब हम ये जानते हैं कि शुरू में एक आइडिया आया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके बीच में ही इलेक्ट्रॉन होता है, बट दिस आइडिया वाज डिस्कार्टेड विद द यूज ऑफ द क्वांटम थियरी। उसकी वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर ये अब जो एग्जिस्टेंस में आइडिया है कि जो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। सो बट हम ये भी जानते हैं कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपका जो न्यूक्लियस है उसमें चार्ज प्लस जेड ई है, और इसकी इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को यदि हमने एक्सप्लेन करना है तो आपका न्यूक्लियस के बाहर चार्ज जो है वो माइनस जेड ई ही होना चाहिए। ओके, वेयर जेड इज द atomic number. Okay, so this is all about this video. और यदि आपको कोई क्योस कंफ्यूजन क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाएं ताकि फ्यूचर में आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनकी बेटर क्वालिटी हो सके। थैंक यू वेरी मच।